नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में सुधारों की प्रक्रिया तेज गति से जारी। चालू वित्त वर्ष में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान। केंद्र ने जनगणना के पहले चरण की अधिसूचना जारी की। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक घरों की गणना होगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के पहले पट्टली मक्कल काची एनडीए में शामिल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, वैश्विक राजनीति स्थिरता के लिए भारत और फ्रांस को मिलकर काम करना चाहिए। दस्तावेजों से उजागर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मजबूती से पाकिस्तान ने बार बार अमेरिकी मदद की गुहार लगाई। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर के कार्यक्रम की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.4% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 6.5% थी। जीडीपी के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वृद्धि एनडीए सरकार के निरंतर निवेश प्रोत्साहन और मांग आधारित नीतिगत उपायों के कारण संभव हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचागत विकास, विनिर्माण प्रोत्साहन, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं और व्यापार में सुगमता जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयास एक समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की दिशा में लक्षित हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों से पता चलता है कि सेवा क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष में वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाओं और सार्वजनिक प्रशासन में स्थिर कीमतों पर 9.9% की वृद्धि का अनुमान है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाओं में 7.5% वृद्धि का अनुमान है। वहीं विनिर्माण और निर्माण में 7% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि कृषि क्षेत्र में 3.1% की वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है। केंद्रीय बजट में आयकर छूट और उसके बाद जीएसटी दरों में कटौती के कारण वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक उपभोग व्यय में 7% की वृद्धि का अनुमान है। आर्थिक विशेषज्ञ दीपशिखा सिकरवार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि जीडीपी में यह रुझान विभिन्न क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं, ये एडवांस एस्टिमेट्स जो हैं 7.4%, ये दिखा रहा है कि जो मोमेंटम है अर्थव्यवस्था में भारत की, इतने सारे जो वैश्विक चुनौतियां रही हैं अर्थव्यवस्था के सामने और अभी भी हैं, उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसमें गति बनी हुई है। सर्विस क्षेत्र जो है उसका परफॉर्मेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन का परफॉर्मेंस जो है, दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख मंच प्रगति ने 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में प्रगति का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। प्रगति ने केंद्र, राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों को एकल डिजिटल मंच पर लाकर सहकारी संघवाद का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रगति से निर्णय लेने की प्रक्रिया, परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान और जवाबदेही तय होने में मदद मिली है। इस विशेष श्रृंखला में आज महाराष्ट्र में सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर एक नजर। महाराष्ट्र में सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और राज्य की बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में एक अहम परियोजना के तौर पर उभरा है। इस परियोजना को लगभग 11,406 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 1,320 मेगावाट है। यह प्रोजेक्ट मार्च 2012 में शुरू की गई थी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को फरवरी 2016 तक पुनर्वास का मुद्दा हल करने और विद्युत मंत्रालय के सचिव को जनवरी 2017 तक परियोजना की दोनों इकाइयों को पूरा करने का निर्देश दिया। प्रगति के माध्यम से जिन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया गया, उनमें से एक उजनी बांध से 115 किलोमीटर लंबी मेकअप वाटर पाइपलाइन थी, जो समयबद्ध विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति तंत्र का एक मजबूत उदाहरण बनकर उभरा है, जिसने भूमि, जल, पुनर्वास और संचरण जैसे मुद्दों को शुरुआती चरण में ही हल करके जटिल अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं को शीघ्रता से आगे बढ़ाया है। दीपेंद्र कुमार के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने जनगणना के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना का पहला चरण इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा। इस चरण में घरों की गिनती की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिन की अवधि निर्धारित होगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि इस अवधि के अनुसार घरों की गिनती शुरू होने से 15 दिन पहले तक लोगों को खुद भी ये जानकारी दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध होगी। एक रिपोर्ट। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी। इसके तहत ये आंकड़े एंड्रॉइड मोबाइल के साथ साथ iOS वर्जन से एकत्रित किए जाएंगे। जनगणना का आंकड़ा जमा करने के लिए 30 लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इन कर्मचारियों में एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, चार्ज ऑफिसर और प्रधान या जिला जनगणना अधिकारी होंगे। ये लोग आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही निरीक्षण और जनगणना के संचालन की निगरानी करेंगे। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची बनाने के साथ ही इसकी गणना की जाएगी। दूसरे चरण के तहत फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर और बर्फ से ढके हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए जनसंख्या की गणना इस साल सितंबर में की जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने की 12 तारीख को 11,718 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी थी। इसके अलावा राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पिछले साल 30 अप्रैल को एक बैठक में इस जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया था। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले पट्टली मक्कल काची पीएमके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल हो गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके महासचिव इडापड्डी के पलनीसामी ने चेन्नई में पीएमके प्रमुख अंबुमणि रामदास के साथ मीडिया से बातचीत में घोषणा की। श्री पलनीसामी ने कहा कि वे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और गठबंधन में और दलों के शामिल होने की संभावना है। पीएम के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने दावा किया कि तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके नेतृत्व वाला गठबंधन जबरदस्त बहुमत से सरकार बनाएगा। We will contest this election. हम तमिलनाडु में एमडीएमके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु के लोग सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके से बहुत नाराज हैं। महिला सुरक्षा, शराब और मादक पदार्थों की लत, सामाजिक न्याय जैसे कई मुद्दे हैं। इसलिए एआईएडीएमके नेतृत्व वाला गठबंधन जबरदस्त बहुमत से सरकार बनाएगा। Our alliance will come to power with a thumping majority. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे विधानसभा चुनाव की तैयारियों के जायजे लेंगे। श्री नड्डा प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक करेंगे और कई जिला स्तरीय पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे। वे भाजपा डॉक्टर सेल के सदस्यों से भी मिलेंगे। आज कई संगठनात्मक बैठकें भी निर्धारित हैं। इस दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर फीडबैक लेंगे। श्री नड्डा कल अपने केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित आधिकारिक बैठकों में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि फ्रांस भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में है। उन्होंने कहा कि बहुध्रुवीय विश्व के लिए प्रतिबद्ध 2 देशों के तौर पर इस समय वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री जॉन-नोएल बैरेट के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि लगातार बातचीत संबंधों को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रांस हमारे सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है और यूरोप में पहला रणनीतिक साझेदार है। हमारी विशेष बैठक व्यापक वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में हो रही है। हमें विभिन्न मंचों पर वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए और हम ऐसा कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जो वैश्विक व्यवस्था को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। भारत वाइमर प्रारूप की बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष से हिंद प्रशांत क्षेत्र में उथल पुथल देखी जा रही है। उन्होंने वाइमर प्रारूप की बैठक के लिए भारत को मिले निमंत्रण की सराहना की। इसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के विदेश मंत्री शामिल हुए। विदेश मंत्री ने कहा कि चर्चा मुख्य रूप से भारत यूरोपीय संघ संबंधों, हिंद प्रशांत और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित रही। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका के विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत जारी दस्तावेजों से ये बात उजागर हुई है।
पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई और बदले में अधिक निवेश, विशेष पहुंच और महत्वपूर्ण खनिज देने की बात कही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी राजनयिकों और रक्षा अधिकारियों ने कई अमेरिकी अधिकारियों, मध्यस्थों और अमेरिका की मीडिया से ईमेल, फोन कॉल और व्यक्तिगत मुलाकातों के जरिए 50 से अधिक बार संपर्क किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारत ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे गुटों से जुड़े प्रशिक्षण शिविर, लॉन्च पैड, कमांड सेंटर और लॉजिस्टिक हब सहित कई आतंकी बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया था। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यह टूर्नामेंट 18 जनवरी से 1 फरवरी तक नेपाल के काठमांडू में होगा। इस टूर्नामेंट में शामिल 10 टीम आखिरी 4 जगहों के लिए मुकाबला करेंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पेश करने का आग्रह किया है। ये अनुरोध पिछली रात नई दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्राएल के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में है। अमर उजाला की सुर्खी है, रणनीतिक साझेदारी मजबूत करेंगे भारत इस्राएल। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम मोदी से नेतन्याहू बोले आतंक से लड़ेंगे। देशबंधु की सुर्खी है, वेनेजुएला के घटनाक्रम पर भारत चिंतित, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सभी पक्षों से बातचीत की अपील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार वेनेजुएला से लौट रहे रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को अमेरिकी नेवी ने कब्जे में लिया। प्रतिबंधित 2 पोतों पर अमेरिका की कार्रवाई, रूस भड़का। हिंदुस्तान ने उत्साहजनक शीर्षक से लिखा है, टैरिफ के बावजूद जीडीपी में तेजी रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री बोले भारत की सुधार एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ रही है। यह निवेश प्रोत्साहन और मांग आधारित नीतियों के कारण संभव हो रहा है। वीर अर्जुन की सुर्खी है, एसआईआर का दूसरा चरण, 12 राज्यों से करीब 6.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार असम कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से कहा, टिकट चाहिए तो पहले 50,000 का भुगतान करें। पंजाब केसरी ने सुप्रीम सुनवाई शीर्षक से लिखा है, आवारा पशु भी ले रहे लोगों की जान, सड़कें, स्कूल और सरकारी संस्थान कुत्तों से मुक्त होने चाहिए। जनसत्ता का शीर्षक है, मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव, 5 पुलिसकर्मी घायल, दिल्ली पुलिस ने नाबालिग सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट देते हुए एआई का कमाल, एक रात की नींद में भविष्य में होने वाली 130 बीमारी की पहचान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में सुधारों की प्रक्रिया तेज गति से जारी। चालू वित्त वर्ष में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान। केंद्र ने जनगणना के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी की। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक घरों की गणना होगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले पट्टली मक्कल काची एनडीए में शामिल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, वैश्विक राजनीतिक स्थिरता के लिए भारत और फ्रांस को मिलकर काम करना चाहिए। दस्तावेजों से उजागर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मजबूती से पाकिस्तान ने बार बार अमेरिकी मदद की गुहार लगाई। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर के कार्यक्रम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।